मुनव्वर साहब हमारे पड़ोस में रहा करते थे। उनके घर में एक बूढ़ी औरत के सिवा कोई नजर नहीं आता था। हैरत होती थी कि अजीब पड़ोस मिला है हमें कि जहां न आदम न आदमजाद, न बच्चों का शोर, न ही इंसानों की परछाइयां। हर तरफ सन्नाटा छाया रहता था। हमको उस मकान में आए 6 महीने गुजर चुके थे। हमारे घर के सामने मुनव्वर साहब का ये भूत बंगला था, जिसकी दीवार में एक छोटी सी खिड़की थी जो हमेशा बंद रहती थी। मुनव्वर साहब सुबह सवेरे अपनी गाड़ी में निकलते और दोपहर के बाद लौटते। वो 65 बरस के संजीदा और बावकार शख्सियत के मालिक थे। अड़ोस पड़ोस से गर्ज नहीं रखते थे। अगर खुद कोई बढ़कर सलाम कर लेता तो खुश दिली से जवाब दे के आगे बढ़ जाते। एक रोज जब मैं कॉलेज जाने के लिए निकली तो बंगले की दीवार में नस्ब खिड़की खुली नजर आई, जिसमें लोहे की सलाखें बतौर जंगले के लगी हुई थी। सड़क के पार मैं मुनव्वर साहब के बंगले की दीवार के साथ साथ चलने लगी, क्योंकि मेरे कॉलेज जाने का रास्ता भी उन्हीं के बंगले की तरफ से जाता था, जहां बस स्टॉप वाक़ था। खिड़की के पास पहुंची तो कदम ठिठक कर रह गए। सलाखों के पीछे 2 बड़ी बड़ी आंखें बड़ी बेचैनी से देख रही थी, लेकिन उन आंखों में वहशत भरी हुई थी। सोचने लगी कि ये लड़की पागल तो नहीं लगती। सलीके से बाल संवारे हुए हैं, कपड़े भी साफ सुथरे पहने हुए नजर आ रही थी। ये मुझे देखकर हंसी क्यों फिर? अभी सोच रही थी कि उसने कहा, अंदर आ जाओ, मुझसे बातें करो। मुझसे बातें करने वाला कोई नहीं है, पर गेट तो बंद है। तुम दरवाजा खोलोगी तो आऊंगी। गेट खोलो, कहने लगी। चाबी आमना के पास है, वो ही खोलेंगी, मैं कैसे खोलूं? अच्छा, अभी तो मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, फिर किसी रोज आ जाऊंगी तुम्हारे पास। तभी वो वहशत भरी आंखों वाली हंस पड़ी, जोर जोर से कहकहे लगाने लगी। फिर आंखों में आंसू लाके कहने लगी, तुम भी बेवफा हो ना, बेवफा कहेंगी। ये कहकर उसने ज़ारों के तार रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर बूढ़ी औरत आ गई और उसको कंधों से थामकर प्यार से वहां से हटा ले गई। या अल्लाह, ये क्या माजरा हुआ? मेरा तो जी परेशान हो गया। क्या ये लड़की पागल है या इस पर कोई आसेब वगैरह का मामला है? उस रोज तमाम वक्त कॉलेज में मैं परेशान रही। वापसी पर बस से उतरते ही फिर उस तरफ आ गई जहां बंगला वाक़ था। खौफज़दा निगाहों से बंगले की दीवार को देखा, लेकिन खिड़की बंद थी। शुक्र किया और जल्दी से वहां से गुजरकर अपने घर में चली गई। कई दिन तक फिर खिड़की ना खुली, लेकिन एक रोज गुजरते हुए मेरी दोबारा नजर पड़ी। लड़की फिर उन्हीं सलाखों से झांक रही थी। मुझे देखकर हंसी। बेवफा आई भी नहीं मुझसे मिलने। तभी मैंने हिम्मत करके गेट पर बेल दी, मगर वो ना खुला। मैं जाने को थी कि अपने सामने सोफिया को आते पाया। मेरी तो जान में जान आ गई। सोफिया मुझे देखकर ठहर गई। बोली, यहां क्या देख रही हो? 2 कदम मैंने आगे जाकर सोफिया से कहा, तुमने देखा कि दीवार में नस्ब खिड़की से वो लड़की कैसे झांक रही थी? मुझे तो उसकी काली काली बड़ी आंखों से डर ही लगता है। ऐसा लगता है जैसे पागल हो। अरे पागल ही तो है बेचारी, सोफिया ने कहा। तुम लोग यहां नए नए आए हो ना, तभी तुम्हें मालूम नहीं है। ये मुनव्वर साहब है ना, उनकी इकलौती बेटी है। अरे बहुत पढ़ी लिखी है, डॉक्टर थी लड़की तो जरूर है, मगर कम उम्र नहीं है। इसका चेहरा ही ऐसे है कि कम उम्र लगती है, वरना इसकी उम्र तकरीबन 34-35 बरस तो होगी। इंसान को बेवफा कहती है। दरअसल इसकी भी एक बहुत दर्दनाक कहानी है। पहले ये पागल नहीं थी, पर किसी की बेवफाई के सदमे ने इसका ये हाल कर दिया है। हम तो यहाँ एक बहुत तवील अरसे से रहते हैं। मुनव्वर साहब अब्बू के दोस्त भी हैं, तो क्या हम घर के अंदर जा सकते हैं इनके? मैं उसका अहवाल मालूम करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, जब कहोगी तो मैं ले चलूंगी, सोफिया बोली। हम तो आते ही रहते हैं। जब नबीला की माँ जिंदा थी ना, तो हमारी वालदा उनसे मिलने जाती थी। तब नबीला बिल्कुल ठीक ठाक थी। पागल तो ये बाद में हुई है, पर ये कैसे पागल हुई है? कौन सा सदमा मिला है इसको? तजस्सुस के मारे मेरा बुरा हाल था। अच्छा, छुट्टी के दिन चलना, मैं तुम्हें ले चलूंगी नबीला के घर। ये ऐसी पागल नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी को मारती भी नहीं है। बस अपने आप ही हंसती है और आप ही रोने लगती है। खुद से बातें करती है। हाँ, अगर गेट खुला रह जाए ना तो बाहर निकल जाती है और नाक की सीध में चलती चली जाती है। राहगीरों को रोककर उनसे बातें करने लगती है। कहती है, बेवफा हो तुम तो हो ही बेवफा। इसी वजह से मुनव्वर साहब ने अपनी बेटी को अब भी कमरे में रखा हुआ है। इस बेचारी की माँ का तो बचपन में ही इंतकाल हो गया था।
माँ की वफादार मुलाजमा ने इनके बाद नबीला की देखभाल का फर्ज अदा किया और अब भी वही इसके पास होती है। कभी कभी जब ये बहुत मिन्नतें करती है ना, तो वो बूढ़ी औरत तरस खाकर खिड़की का ताला खोल देती है और ये थोड़ी देर को बाहर की दुनिया में झांक कर सड़क से गुजरते लोगों को देख लेती है। जब उनको पुकारे और बुड़बुड़ाने लगे तो आमना आकर उसको अंदर ले जाती है। नबीला का जिक्र बड़ा दर्दनाक था। मैं तो सोफिया की जुबानी उसकी दास्तान सुनकर अफसुर्दा हो गई। सोफिया का घर हमारे बराबर वाला था और ये यहाँ अरसा दराज से रहाइश पजीर थे। उसको इर्द गिर्द के तमाम बंगलों के बासियों के अहवाल पता थे। मुझसे रहा न गया तो मैं एक दिन सोफिया के पास फिर से गई और नबीला के बारे में पूछने लगी। उसने मुझे नबीला के बारे में मजीद बताया कि ये बहुत होनहार और प्यारी लड़की थी। इंटरमीडिएट में आला पोजीशन ली और मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। कॉलेज ज़्यादा दूर न था तो वो बहुत खुश थी कि खूब मेहनत से पढ़ेगी और एक दिन अपनी मंजिल पालेगी। फाहद नबीला का क्लास फेलो था। वो खूबरू हर दिल अजीज तालिब इल्म था, मगर बहुत गरीब घराने से था, इसीलिए परेशान रहा करता था। नबीला को पहले उससे हमदर्दी और बाद में उससे मोहब्बत हो गई। उसने फाहद की परेशानियों का जिक्र अपने वालिद से किया। उन्होंने फाहद से मुलाकात की और फाहद को होनहार पाया तो उसको अपना बेटा सा बना लिया। उसकी तालीम का तमाम खर्चा भी अपने जिम्मे ले लिया। वो बेफिक्र होकर पढ़ाई में मसरूफ हो गया। दोनों ने एक साथ डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल कर ली और फिर स्पेशलाइजेशन की ख्वाहिश जाहिर की तो मुनव्वर साहब ने कहा कि मेरे पास तो 2 बच्चों को बैरून मुल्क पढ़ाने के लिए इतनी रकम नहीं है। बैरून मुल्क पढ़ाने के अखराजात बहुत होते हैं। हाँ, मैं एक को भेज सकता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि नबीला को भिजवाऊं। इस पर नबीला बोली, नहीं बाबा जान, आप मेरे बजाय फाहद को भिजवा दीजिए। जब ये काबिल बनकर वापस आएंगे तो उसके बाद उनके खर्चे पर मैं चली जाऊंगी। नबीला और फाहद की चाहत से उसके वालिद खूब वाकिफ थे, लिहाजा उन्होंने फाहद से कहा कि बेहतर है मैं तुम दोनों का निकाह पढ़वा दूं, फिर तुमको बाहर भिजवा दूंगा। फाहद इस अमर पर राजी था क्योंकि वो भी नबीला से चाहत रखता था। बस जिस रोज उसने बैरून मुल्क जाना था उसी दिन उन दोनों का निकाह हुआ और नबीला फिर उसकी इंतजार में घड़ियां गिनने लगी। उसने कुछ अर्सा एक अस्पताल में जॉब भी की। कितने साल गुजर गए, फाहद के मोहब्बत नामे आते रहे क्योंकि उन दिनों मोबाइल फोन ना थे। नबीला अपने फाहद के खतूत को संभाल के रखती थी। जब दिल घबराता निकाल कर पढ़ने लगती, कभी बहुत उदास हो जाती तो आमना से कहती, आमना आखिर ये वक्त क्यों नहीं कटता? जवाब देती, बेटी मोहब्बत करने वालों में जुदाई न पड़े कभी भी, वरना फिर इंतजार करने वालों का वक्त नहीं कटता। अब फाहद के आने में थोड़े ही दिन रह गए थे और नबीला अपने घर को संवारने में लगी हुई थी। अपने दिल में भी बहारों की आमद को महसूस करने लगी। पल पल जैसे खुशियां उसके करीब से करीब तर होती जा रही थी। वो हर वक्त उस इंतजार में रहती थी कि कब फाहद वापस आएगा, कब उसकी रुखसती होगी और वो आखिरकार अपने पिया घर चली जाएगी। जब वो इंतजार में बहुत बेताब होती तो आमना उसे कहती थी, तुम्हारा उससे निकाह हो चुका है। आखिरकार निकाह का रिश्ता मजबूत होता है बेटी, तुमने बहुत इंतजार किया है। फाहद आ जाएगा तो तुम्हारी सारी इंतजार की तकलीफ दूर हो जाएगी और मोहब्बत का आसमान जो अब तक जुदाई के बादलों से ढका रहा है खुलकर सामने आ जाएगा। तुम्हारे इंतजार भरे दिन रोशन हो जाएंगे। जिन दिनों फाहद ने आना था उसकी बजाय उसका खत आ गया। वो बिस्तर पर लेटी तो जरा देर को उसकी आंख लग गई थी। फाहद का खत बूढ़ी आमना को लाकर उसने दिया। उसको जगाकर कहने लगी कि बेटी सो गई हो क्या? ये देखो तो किसका खत आया है। फाहद के तसव्वुर पर वो नींद से चौंक पड़ी और बेकरारी से खत ले लिया। वो बिस्तर पर अभी तक आधी नींद में और आधी जागी थी कि खत की पहली सतर पर नजर पड़ते ही उसकी नींद उड़ गई और साथ ही ऐसा झटका उसकी गुनूदगी में डूबे हुए जहन को लगा कि अपने होशो हवास खो बैठी। खत में लिखा था, मैं अपनी बेगम और बेटे के साथ पाकिस्तान आ गया हूं। अफसोस कि तुम्हारे पास नहीं आ सकता और अब मैं तुम्हें इससे आगे फिर वो पढ़ ना सकी। इसके हाथ पांव ठंडे हो गए और वो दिन और आज का दिन नबीला फिर अपने आपे में नहीं आई। वो रोती है और हंसती है और कभी आते जाते लोगों को इल्जाम देती है कि वो बेवफा है। कई सालों से इसकी यही कैफियत है। वालिद ने इलाज की कोशिश की
मगर उसको दवा खिलानी भी मुश्किल है। उसके वालिद ने घर के अकबी कमरे में रखा हुआ है। जब नबीला को दौरा पड़ता है तो आमना उस कमरे को ताला लगा देती है और किसी तौर उसको दवा खिला देती हैं ताकि सो जाए और सुकून आ जाए। जब मैं सोफिया के साथ उसे मिलने गई तो नबीला की नाजुक सी कलाई में हथकड़ी देखकर बेख्तियार मेरी आंखों में आंसू भर आए और वो शाने न्याजी से बोली, नहीं आई थी ना बेवफा होना। वो ये कहकर हंसी और मुझे रोना आ गया। ये हथकड़ी मगर उसको कोई तकलीफ नहीं देती थी क्योंकि वो उसके लिए कोई माने ही नहीं रखती थी, क्योंकि उसका दिल जिस हथकड़ी की कैद में है वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे है। वो फहद की मोहब्बत की हथकड़ी है जो नबीला ने अज खुद अपने आप को डाल रखी है। वो हर कैद से आजाद हो सकती है मगर उसे नजर ना आने वाली जंजीर से नहीं, जो मरते दम तक उसको फहद से जकड़ कर रखेगी। लोग समझते हैं कि निकाह का बंधन बहुत मजबूत होता होगा, लेकिन यह निभाने वालों के लिए जरूर मजबूत बंधन है। जो निभा ना सकें उनके लिए तो कच्चे धागे से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। जाने क्यों समझदार होकर भी अक्सर माँ बाप ये समझते हैं कि किसी लड़के से अपनी बेटी का निकाह करके उसको बैरूने मुल्क जाने दिया जाए तो वो इस निकाह के बंधन की लाज रखेगा और वहां किसी दूसरी परी सूरत उसको मुतासर न करेगी, या वहां की नेशनैलिटी होल्डर से शादी करके वो अपना मफाद नहीं सोचेगा। बेशक पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। दुनिया में जहां बाएतबार बेएतबार हो जाते हैं ना, वहां ऐसे भी बाज़मीर लोग होते हैं जो हर हाल में अपना ताल्लुक और रिश्ता निभाते हैं, खुद मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन तमा और लालच उनको जेर नहीं कर सकता और वो कड़े वक्त में काम आने वालों का कभी एहसान नहीं भुलाते। जहां तक मोहब्बत का ताल्लुक है, इसके तो 100 रूप और 1000 रंग है। इसीलिए कहते हैं ना कि मोहब्बत अजली जज्बा सही, लेकिन ये कभी कभी नाकाबिल एतबार रिश्ता भी हो सकता है। तभी तो गालिब ने कहा है कि वफा कैसी कहां का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा है तो ऐ संगे दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस कहानी से सबक हासिल करें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त राव कमर रिजवान को अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।